आज वापस से हम लोग क्लास 7 का साइंस देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। पार्ट 3 या 4th पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या है? स्प्रिंग बैलेंस एक स्प्रिंग तराजू होता है, राइट। इट इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है, एक शस्त्र है, यंत्र है, जिसका इस्तेमाल मेजर करने के लिए होता है वेट को। किसका वेट? बॉडी का। यानी एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसका इस्तेमाल हम लोग वेट मेजर करने के लिए किसी बॉडी का करते हैं। ए पॉइंटर एंड ए लॉन्ग रॉड एंडिंग इन अ हुक इज फिक्स्ड टू इट्स लोड एंड। इसमें एक पॉइंटर होता है, ठीक है, एक लंबा रॉड होता है, राइट, हुक के साथ अटैच रहता है। हुक मतलब होता है इस तरह फंसाने वाला, ठीक है। स्प्रिंग इज इंक्लूड इन मेटलिक केस। स्प्रिंग जो है मेटल का एक केस होता है, उसके अंदर बंद रहता है, ठीक है। सो दैट द पॉइंटर मूव्स ओवर द स्केल फिक्स्ड टू इट एंड द हुक हैंग्स आउट फॉर द लोड। ये हुक्स जो होता है इसमें लोड लटका दिया जाता है और ये पॉइंटर जो है इसके अंदर मूव ऊपर नीचे करता है, ठीक है। देयर इज ए मेटल रिंग ऑन टॉप ऑफ द केस ऑफ हैंग इट। इसको कहीं भी आप लटका सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। द स्केल मार्किंग शो, देखो स्केल के अंदर 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg मार्क किया गया है ना। एंड इस तरह से मार्क किया गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू लार्ज मार्किंग इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। एक मार्किंग यहाँ है, दूसरा मार्किंग यहाँ है ना। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट है। यानी 1 kg से 0 से 1 kg के बीच में 1 kg हुआ। इस 1 kg के बीच में 10 मार्क होता है। ईच स्मॉल मार्किंग 100 ग्राम। एक मार्क 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 10 ग्राम होगा तो 100 ग्राम, 10 ग्राम होगा तो 10 गुना 100, 1 kg, 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस मेजर वेट विद इन द रेंज ऑफ इट्स स्केल बाय अपोजिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद द फोर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड स्प्रिंग। स्प्रिंग बैलेंस कैसे मेजर करता है? इसमें हम लोड लटका देते हैं तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है वेट मेजर करता है। कोई दिक्कत? प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। भाई स्प्रिंग बैलेंस किस नियम पे काम करता है? सुनिएगा, स्प्रिंग बैलेंस काम करता है किस प्रिंसिपल पर? जब एक बॉडी, यानी बॉडी मतलब जिसका लोड या वेट, जो वेट लटका देते हैं, इज हंग ऑन अ स्प्रिंग, इसमें लटका दोगे। जब कोई बॉडी या लोड या वजन लटका दोगे इस स्प्रिंग बैलेंस में, तो स्प्रिंग एक्सटेंशन, तो स्प्रिंग के अंदर, ये स्प्रिंग दिख रहा है ना, स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होगा, खिंचाव होगा स्प्रिंग के अंदर, लेंथ उसका बढ़े, वो प्रोपोर्शनल होगा वेट के। लेंथ जो है प्रोपोर्शनल होगा वेट के। इसका मतलब वेट जितना ज़्यादा होगा लेंथ स्प्रिंग का उतना ज़्यादा खिंचाए। दिस मीन्स दैट ट्वाइस द वेट स्ट्रेच द स्प्रिंग ट्वाइस एज फार, द थ्राइस द वेट स्ट्रेच द स्प्रिंग एज थ्राइस एज फार। 3 किलो वजन होगा 3 गुना खिंचाएगा, 4 किलो वजन होगा 4 गुना खिंचाएगा, 5 किलो वजन होगा 5 गुना खिंचाएगा। दिस इफेक्ट वाज सम्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ये जो एक प्रभाव था, ये किसके द्वारा बताया गया? एक ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक, उसके द्वारा बताया। एंड इज नोन एज हुक्स लॉ। इसको हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ कहता है कि भाई जितना वेट होगा उतना स्प्रिंग में खिंचाव होगा। इसको कौन सा लॉ कहते हैं? हुक्स लॉ। इसी प्रिंसिपल पर स्प्रिंग बैलेंस काम करता है, ठीक है। ये लॉ कहता है कि एक्सटेंड टू विच दैट इलास्टिक बॉडी स्ट्रेचड आउट ऑफ शेप अंडरगोज डिफॉर्मिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कहता है कोई बॉडी उतना ही ज़्यादा खिंचाएगा, लमड़ेगा, वो जो उतना ही ज़्यादा खिंचाएगा, लमड़ेगा, जितना उस बॉडी में वेट होगा, जितना उस बॉडी को फोर्स लगेगा, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही खिंचाव होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट्स रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक। एक ऐसा बॉडी जिसको खींचने तानने पर छोड़ने के बाद वापस से वही बन जाए, इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाता है। और प्लास्टिक प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसा बॉडी जिसको खींचे ताने टूट गया, वापस से सेम प्लास्टिक होगा। क्या होगा? प्लास्टिक। समझ में आ गया? तो कहता है कि भाई उस द एक्सटेंट टू विच एन इलास्टिक बॉडी स्टेज, कहता है उस हद तक, जिस हद तक कोई इलास्टिक बॉडी खींचा जाएगा, यानी उसका शेप खींचा जाएगा, यानी वो डिफॉर्म कर जाएगा। यानी पहले ऐसा था, मतलब जैसे ऐसा था, मान लो डिफॉर्म कर दिया, मतलब वो जो पहले था उसको चेंज कर दिए। वो किसके बराबर होगा? जितना फोर्स उस पर लगाएंगे उसके बराबर, मतलब उतना ही खिंचाव होगा जितना फोर्स। समझ में आ गया? मेजरिंग वेट ऑन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। अब कैसे स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से वजन मापते हैं? हैंग द स्प्रिंग बैलेंस फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। ऊपर से कोई कठोर दीवार में जैसे हुक है, उस हुक में फंसा दीजिए, इसको फंसा दीजिए। रिजिड सपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा सपोर्ट जो हिले ना, उस सपोर्ट से इसको फंसा दीजिए। मेक श्योर दैट पॉइंटर ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 0। याद रखिए ऐसा फंसाइए, और ये जो है पॉइंटर, ये पॉइंटर यहाँ हमें 0 पे रहना चाहिए ताकि 0 वेट रहे।
नो वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक, अभी वेट कुछ लटकाइए नहीं। नाउ सस्पेंड द ऑब्जेक्ट टू द हुक, अब कुछ जिस ऑब्जेक्ट का वजन करना चाहते हैं उसको हुक से फंसा दीजिए। वेट टिल द पॉइंटर बिकम्स स्टेशनरी, देखिएगा पॉइंटर नीचे की तरफ खींचा होगा यहाँ तक आएगा। नाउ रीड द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, अब पॉइंटर को पोजीशन पढ़िए, कितना है 50 पे है, यानी 50 kg है। मतलब थ्रो द कैलिब्रेटेड स्केल, मतलब होता है स्केल कहाँ तक खिंचा करके गया। दिस रीडिंग गिव्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही जो रीडिंग है यहाँ से यहाँ तक तू पढ़ लिए कि लाल पॉइंट यहाँ गया, यही बताता है कि वजन कितना है। यही स्प्रिंग में खिंचाव हुआ, यही स्प्रिंग में खिंचाव हुआ। आइए आगे बढ़े। तो वजन लटका देंगे, लटकाने के बाद जो पॉइंटर जहाँ तक शो होगा वही वजन होगा, राइट। मास और वेट में क्या अंतर है, अभी देखे थे मास बिना ग्रेविटी का होता है लेकिन वेट ग्रेविटी का होता है। मास कोई ऑब्जेक्ट का बताता है कि कौन मैटर से बना है और कितना मैटर वो अंदर रखा है। वेट जो ऑब्जेक्ट का फोर्स होता है जिससे धरती के सेंटर की तरफ वो खिंचाता है। ऐसा यूनिट जो होता है मास का किलोग्राम होता है और वेट का न्यूटन होता है। मास जो होता है कांस्टेंट होता है, हर जगह मास सेम ही होता है। तुम्हारा यहाँ से चल जाओ अमेरिका, उससे कोई फर्क, मास सेम होगा लेकिन वेट वेरी करेगा। मान लो कि सर वेट मान लो यहाँ 50 kg है, अमेरिका में वो वेट भी 50 kg होगा, हाँ। और मान लो कि यहाँ पे धरती पर मास 5 kg है, तो ऊपर भी जाओगे तो 5 kg मास होगा। चंद्रमा पे भी जाओगे, मून पे भी तो 5 kg मास होगा। वेट अलग हो जाएगा, वेट होगा 1/6 ऑफ अर्थ, नहीं। और तो कहता है द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी, देखो वेट जो है ऑब्जेक्ट का वेरी करता है, वेरी मतलब बदलते रहता है। तो धरती पर कहीं भी जाओ तो मास सेम होगा, वेट भी सेम होगा, लेकिन जब स्पेस में जाओगे तो मास सबका सेम रहता है, वेट अलग अलग हो जाता है। मास जो है ऑब्जेक्ट का 0 कभी नहीं हो सकता, लेकिन वेट 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरप्लानेटरी स्पेस, जहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं, वहाँ वेट क्या हो जाता है, 0। सही है। वॉल्यूम क्या है, ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट VVI है ना। जैसे वेट देखे ना, सेम वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस कोई चीज़ कितना स्थान घेरता हो, कितना जगह घेरता हो, वही उसका वॉल्यूम होता है। कोई दिक्कत। जैसे मान लो ये किताब अपने अंदर लगभग कितना पेज रखा है, 300, मान लो 7 पेज है, कितना है 307, तो इसका वॉल्यूम 307 हो गया। क्यों? क्योंकि ये किताब अपने अंदर कितना चीज़ को रख रहा है, 307 पेज को रख रहा है, वॉल्यूम हो गया। 1 लीटर, एक कटोरा में 1 लीटर पानी आ गया, तो उस कटोरा का कैपेसिटी कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर, क्योंकि वो कटोरा 1 लीटर पानी को अपने अंदर रख रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा, समझ में आ गया। वॉल्यूम जो होता है ना वो अमाउंट बताता है, मात्रा बताता है ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, कितना स्थान घेरता है। एक फुटबॉल ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन क्रिकेट बॉल, तुम जानते हो कि फुटबॉल को धरती पर रखोगे तो धरती का कुछ ही सरफेस पे रहेगा, कि क्रिकेट बॉल को, एक फुटबॉल को रखोगे ज़्यादा सरफेस पे रहेगा। वॉल्यूम किसका ज़्यादा हुआ, फुटबॉल का, ठीक। इन ऑर्डर टू फिट सम आर्टिकल इन अ बैग कार्टन, मान लो कि बड़ा सा कार्टून है, उस कार्टून में कुछ चीज़ को रखना चाहते हो, क्वान्टिटी विच इज कंपेयर दिस वॉल्यूम, इसका मतलब तुम जितना बड़ा चीज़ रखना चाहते हो तुमको आइडिया होना चाहिए कितना चीज़ में अट सकता है। जो चीज़ अटेगा वही उसका वॉल्यूम होगा, यानी कंपेयर तुम कर रहे हो वॉल्यूम से, कार्टून के अंदर कितना वॉल्यूम रख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होता है वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, इसको मीटर क्यूब भी पढ़ते हैं या क्यूबिक मीटर भी पढ़ते हैं। वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का वो लेस होता है, वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का लेस होता है, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इज वॉल्यूम इन सब मल्टीपल्स ऑफ क्यूबिक मीटर। अगर मान लीजिए वॉल्यूम किसी का और कम निकला, मीटर क्यूबिक मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, कम वॉल्यूम रहे तो। वॉल्यूम जो है लिक्विड का मेजर किया जाता है लीटर में या मिलीलीटर में, ठीक है ना। देखिए समझ में आ गया। सुनो ध्यान से, देखिए वॉल्यूम जो है लिक्विड का यूजुअली मेजर होता है लीटर में और मिलीलीटर में भी होता है। छोटा अगर मेजर करना है मिलीलीटर, बड़ा मेजर करना है देखो 1 मीटर क्यूब है, यानी पावर 3 है। एक्सप्लेनेट में पढ़े हैं मीटर क्यूब का मतलब मीटर मीटर मीटर। 1 मीटर को 3 बार लिख दोगे ना, 1 गुना 1 गुना 1 1 मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। एक्सप्लेनेट अगर सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर 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 क्यूब, 100 गुना 100 गुना 100 गुना 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 ml जो होता है 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 1 लीटर जब पूछे तो कहना 1000 ml होता है और उसी को 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ठीक है ना। एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स ऑक्युपाई स्पेस, दुनिया का हर चीज़ इस धरती पर कुछ न कुछ जगह घेरता है। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ कुछ न कुछ जगह घेर रहे हो, इस पूरा रूम में तुम्हारा पूरा शरीर कुछ न कुछ जगह घेर रहा है, राइट। तो हर मैटर के पास
स्पेस भी घेरता हो और जिसके पास मास, तुम्हारे पास मास है, तुम्हारे पास हर चीज़ के पास मास है और जगह घेरता हो, यानी उसके पास वॉल्यूम। इट मीन्स दैट देयर इज सम वॉल्यूम एसोसिएटेड विद एवरी फॉर्म ऑफ मैटर, यानी दुनिया का हर चीज़ के पास कुछ न कुछ वॉल्यूम होता है। इस फॉलोइंग सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, लिक्विड और सॉलिड को मेजर करेंगे वॉल्यूम। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड को मेजरमेंट करने जा रहे हैं। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप। अच्छा बताओ, लिक्विड को, पानी का कोई फिक्स शेप है क्या? ऐसा है कि पानी यहाँ हाथ में रख सकते हैं पानी? नहीं। जिस बर्तन में रखो उसी बर्तन का शेप ले लेता है, यानी इसका अपना कोई फिक्स शेप नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिसमें रखोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। इन विच दे आर केप्ट, जिसमें वो रखा जाता है। मैक्सिमम वॉल्यूम जो है लिक्विड का दैट ए कंटेनर कैन होल्ड इज नोन एज कैपेसिटी। मान लो कि 1 लीटर का गिलास है, यानी 1 लीटर के गिलास में तुम कितना पानी रख सकते हो? दूध कितना रख सकते हो? इसका मतलब फिक्स्ड है। वो जो 1 लीटर है किसी बर्तन का स्टोरेज कैपेसिटी ही कहलाता है, यानी उस बर्तन में कितना चीज़ स्टोर कर सकते हैं? 1 लीटर, तो वही उसका कैपेसिटी होता है। अगर बोले ना कि इस मान लो कि इस बॉटल का कैपेसिटी कितना है? 1 लीटर हो गया कैपेसिटी। मान लो कि 5 लीटर का बोतल लेता है, हम लोग उसका कैपेसिटी 5 लीटर। तो दिक्कत, कैपेसिटी सेम यूनिट होता है जैसे वॉल्यूम, इसको भी लीटर में मापते हैं, यानी कैपेसिटी भी मापना है तो लीटर में ही मापते हैं। वॉल्यूम लिक्विड का यूजुअली मेजर्ड इन मेजरिंग कैन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। भाई कोई भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है ना तो अलग अलग टीन का कैन आता है, छोटा बड़ा कैन आता है ना, रसगुल्ला वाला, ठीक है ना। These measuring cans have fixed volume and as depicted in figure 8. Figure 8 में देखो दिखाया गया अलग अलग कैंस है ना, yes, sir. अलग अलग कैंस दिखाया गया है, देखिए, राइट, yes, sir. देखिए, you might have seen these conical cans at petrol pump. आप इस तरह का conical cans, conical टीन का डब्बा आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर रहता है ना, यूज फॉर मेजरिंग पेट्रोल, जहाँ पर पेट्रोल मेजर किया जाता है, डीजल या केरोसिन ऑयल मेजर किया जाता है। एंड द सिलिंड्रिकल वंस एट डेयरीज फॉर मिल्किंग, डेयरीज फॉर मेजरिंग मिल्क, और एक सिलेंडर टाइप का होता है, इस टाइप का होता है ना, ठीक है ना, इस टाइप का भी होता है। ये सब कहाँ में रहता है? दूध के दुकान पे, दूध मापने के, तो दिक्कत। दीज आर सम वेजल्स, ये सब कुछ वेजल्स है, मतलब टोकरा है, घड़ा है, इस तरह के वेजल मतलब बर्तन है। विच आर यूज इन डेली लाइफ, जो डेली लाइफ में यूज होता है। बट देर आर सम मोर मेजरिंग सिलेंडर, लेकिन भाई और भी मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, जैसे कि ब्यूरेट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्यूरेट, है ना। पिपेट क्या बोलते हैं? है ना। विच आर यूज फॉर लेबोरेटरी पर्पज, वो लेबोरेटरी पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। आइए, मेजरिंग सिलेंडर्स आर ग्रेजुएटेड ग्लास जार्स दैट आर मार्क्ड इन मिलीलीटर। कहता है जो मेजरिंग सिलेंडर होता है आर ग्रेजुएटेड, उसको इस तरह के बनाया जाता है, ग्लास जार में बनाया जाता है, दैट आर मार्क्ड इन मिलीलीटर, जिसे मिलीलीटर लिखा जाता है, यानी उसके मार्किंग रहता है कितना मिलीलीटर का है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ। दे आर यूज टू मेजर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितना अमाउंट लिक्विड का है, कितना मेजर करना चाहते हैं उसको बता सकते हैं। पिपेट इज फिल्ड बाय सकिंग द लिक्विड इनटू इट। पिपेट क्या होता है? लिक्विड को सक करता है, चूस लेता, और चूस लेता मतलब सीधा खींच लेगा। इट इज़ यूज टू टेक ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड आता है। ब्यूरेट इज ट्यूब सिमिलर टू ए मेजरिंग जार, ब्यूरेट भी एक होता है ट्यूब तरह का जो जार की तरह बना होता है ना, विथ ए पिंच कॉक प्रोवाइडेड एट द बॉटम, जिसमें एक पिंच कॉक रहता है बॉटम में। इट इज, देखो, है ना, इट इज़ यूज टू टेक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, इसमें जितना अमाउंट लिक्विड का चाहिए उतना ले सकते हैं। मेजरिंग कैंस कैन वेजल्स हैव वन मार्क attached at the neck and the liquid of the seed capacity and can only be measured। लेकिन मेजरिंग कैंस जो होता है ना, इसमें जितना अटैच है मार्क उतना ही आप मेजर कर सकते हैं, तो दिक्कत। जैसे हम 100 ml है तो 100 ml तक मेजर कर सकते हैं, 500 ml 500 मेजर कर सकते हैं, अच्छा 500 ml 500 मेजर कर सकते हैं। इसमें देखो 500 ml लिखा है तो इसमें आधा तो मेजर नहीं कर सकते, पूछो क्या है, इसमें पता नहीं चलेगा कहाँ पर मार्क में आधा है। अगर 250 ml इसी में मेजर करना होगा तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पर आधा ले कि यहाँ पर आधा ले, इसीलिए इससे 500 ml ही माप पाइएगा। ये 250 ml है तो इस 250 ml ही माप पाइएगा, 100 ml से, लेकिन इससे 100 ml आप माप लीजिएगा, राइट। देखो ये ब्यूरेट है, पिपेट है ना, इस वजह से दबाओगे ना, बच्चा बचपन में दवा पिलाया जाता है बच्चों सबको, एक पिपेट टाइप का होता है, दबाओगे तो आइए। When liquid such as water, जैसे लिक्विड में वाटर है,
केरोसिन है, पेट्रोल है, इसको जब डालोगे कंटेनर में तो सरफेस जो है लिक्विड का कर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? इट कैन बी आइदर कनकेव और कन्वेक्स। तो कर्व कैसा है? कनकेव और कनकेव। कन्वेक्स मतलब क्या होता है? एक इस तरह का शेप होता है, एक इस तरह का शेप होता है, ठीक है ना, बाहर से, और एक अंदर से होता है। ये होता है कनकेव, ये होता है कन्वेक्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत? डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड ऑन द सरफेस, सरफेस के लिक्विड पर डिपेंड करता है। द कर्व इन द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस। जो कर्व ऊपर के सरफेस पे रहता है उसको मेनिस्कस कहते हैं, ठीक है। देखो देखो, मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड रखे, ये लिक्विड इस तरह का सरफेस है, तो ऊपर का जो सरफेस है ये ऊपर का पार्ट जो है इसको मेनिस्कस कहते हैं। ये आँख का लेवल है, राइट। द करेक्ट रीडिंग मस्ट बी टेकन बाय प्लेसिंग द आई एट द प्रॉपर लेवल। आपको सही से रीडिंग करना है तो आँख को प्रॉपर लेवल पर रखिए। नीचे से देखिएगा तिरछा दिखाई देगा, समझ रहे हो ना। रीडिंग विल बी गिव टू पैरेलल एरर। इम्प्रॉपर रीडिंग विल गिव राइज टू पैरेलल एरर। अगर उल्टा सीधा देखिएगा तब रीडिंग सही नहीं होगा। इसको पैरेलल एरर कहते हैं, पैरेलैक्स एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलैक्स एरर। मेजरिंग सिलेंडर शुड बी केप्ट ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल। याद रखिए, जब भी आपको सिलेंडर में मेजर करना है कोई लिक्विड तो उसको एकदम सरफेस जो है प्लेन पे रखिए। तिरछा पे रखिएगा तो लिक्विड टिल्ट नजर आएगा, लिक्विड टिल्ट नजर आएगा, राइट। देखिए, फॉर प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, सही मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसको टिल्टेड पोजीशन में नहीं रखना। डू नॉट लिफ्ट द मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेन इन इट। कभी भी लिफ्ट नहीं कीजिए मेजरिंग सिलेंडर को, है ना। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेन, जब लिक्विड है उसके रखना तो हिलाइए मत, हिलाइएगा तो लिक्विड सही रीडिंग नहीं बताएगा। ऊपर ऊपर छलकने लगता है, कुछ देर डूबते हो तो सेटल डाउन होता है, तब लगता है कि इतना रीडिंग दे रहा है, राइट। इसे देख लो, है ना, टिल्टेड पोजीशन है ना, क्योंकि इसको पता नहीं चला कि 50 से ज़्यादा है ना तिरछा। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए, सॉलिड्स अराउंड अस आर ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। हमारे पास जितना भी सॉलिड है 2 पार्ट में उसको बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनके आकार के हिसाब से। रेगुलर शेप सॉलिड एंड इरेगुलर शेप सॉलिड। ऐसा सॉलिड जिसका रेगुलर शेप हो यानी फिक्स शेप हो, और एक ऐसा सॉलिड जिसका शेप फिक्स ना हो। रेगुलर शेप सॉलिड आर दोज हुज फेसेस हैव सम डिफरेंट रेगुलर शेप। रेगुलर सॉलिड वो होता है जिसका शेप फिक्स होता है, दैट इज क्यूब के पास जानते हो कितना फेस होता है, स्क्वायर के पास जानते हो कितना फेस होता है, क्यूबॉइड के पास जानते हो कितना फेस होता है, रेक्टेंगल के पास जानते हो। वेयर एज इरेगुलर शेप सॉलिड कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विद डिफरेंट शेप। हम बताए थे ज्योमेट्री में कि कुछ ऐसा फिगर्स होता है जो क्लोज्ड भी होता है लेकिन उसका कोई डिफिनिट नाम क्योंकि वो इरेगुलर शेप का है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो उसका कोई शेप, उसको इरेगुलर सॉलिड्स कहते हैं। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम अगर उसका साइड ए है तो ए क्यूब हो जाता है। क्यूबॉइड का जानते हो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है तो LBH होता है वॉल्यूम। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर गोला होता है इस तरह का, और भरा होता है अंदर से। सर्किल नहीं है, गेंद है, उसके अंदर भरा हुआ है कुछ। 4/3 पाई आर क्यूब, इसको क्या बोलते हैं? 4/3 पाई आर। सिलेंडर देखते हो, सिलेंडर उसका हाइट h है और रेडियस सिलेंडर ऐसा होता है ना। तो इसके देखो, इसमें ये जो सरफेस है सर्कुलर होता है ना, ये भी सरफेस सर्कुलर होता है ना, ऊपर से देखने में ऐसा लगता है ना। इसका रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा, इसका रेडियस दोनों सेम होगा, ये और ये। अगर सेम हुआ तो सिलेंडर का हाइट अगर h है और रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम होता है। कोन इस तरह का होता है ना। तो दिक्कत इसी रेडियस होता है कोन का, हाइट h है अगर रेडियस r है तो इसका 1/3 पाई r स्क्वायर वॉल्यूम होता है। अब देखिए, मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप, अगर तुम्हारे पास शेप फिक्स नहीं है, उल्टा सीधा है ना, उसका मान लो क्या मेजर करना है? वॉल्यूम। रेगुलर शेप अगर हमारे पास क्यूब है, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन है, जिसका फॉर्मूला तो हमारे पास है लेकिन जिसका शेप फिक्स नहीं, उसको कैसे मापेंगे? देखिए, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विद इरेगुलर शेप्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर्स। इरेगुलर शेप का मतलब वॉल्यूम हम माप सकते हैं सिलेंडर से। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। देखो कैसे मेजर करना है इरेगुलर सिलेंडर का। मेजरिंग सिलेंडर एंड वाटर ले लेंगे। प्रोड्यूस कीजिए, पार्शियली फिल ए मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर, पानी में भर दीजिए। नोट द इनिशियल वाटर लेवल का मान लो कि यहाँ पर V1 इनिशियल लेवल है, V1 मिलीलीटर पानी हम डाल दिए। V1 मिलीलीटर मतलब 5 ml 10 ml की जगह V1 मान लीजिए कि V1 मिलीलीटर पानी इसके अंदर है। ग्रेजुअली सस्पेंडेड द ऑब्जेक्ट इन द वाटर, अब इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाएंगे। बी केयरफुल नॉट टू टच द साइड ऑफ द बॉटम, याद रखिएगा ये जो है ना पानी में इस तरह से डुबाएंगे कि साइड को टच।
और एंड एट द सेम टाइम द ऑब्जेक्ट शुड बी कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर, इसको पूरा डुबा देंगे अंदर में। नोट द लेवल ऑफ वाटर, अब इसमें इसका मेजर कर लेंगे कि कहाँ पर लगा है पानी। दिस इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज V2 लेवल होगा, है ना। इनिशियल वॉल्यूम जो है वाटर का V1, फाइनल वॉल्यूम जो है V2। अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे V2 माइनस V1, आंसर आ जाएगा। बोलो नहीं समझे। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, लेकिन इसका शेप रेगुलर, मतलब मान लो कि कोई लिक्विड है जिसका शेप रेगुलर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस लिक्विड को इसमें डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ तक वो लिक्विड आ गया, और मान लो कि तुम इसके अंदर 50 ml डालना था, हम मान लिए कि 50 ml डाल दिए, मान लिए 50 ml डालें, ये एग्जैक्ट 50 है नहीं, मान लिए। अब क्या करेंगे, एगो कुछ ले लेंगे, देखो इस तरह का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसको धागा से लटका देंगे, इसी में लटकाए धागा से। लटकाने के बाद क्या होगा, जैसे ही कुछ पानी में डुबाते हो तो उसका देखते हो वॉल्यूम राइज कर देता है। इसको नीचे तक डुबा दो तो इसका वॉल्यूम राइज करेगा। तो मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ मान लीजिए कि 70 ml है। ये तो बात का वॉल्यूम है, तो 70 माइनस कर दिए 50, वॉल्यूम ऑफ द वाटर विद द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप का है, नहीं समझे। हमको किसका मेजर करना है, इस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप का है। हम गलत बोल दिए, लिक्विड का नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट का करना है, जिस ऑब्जेक्ट का हमारे पास शेप रेगुलर है ही नहीं। कि इस ई ऑब्जेक्ट इसके अंदर गया, इसके अंदर तो कितना जगह घेरा। तो पहले मान लो कि हमारे पास कुछ पानी था, उसमें ऑब्जेक्ट डाले नहीं, इसमें पानी था, ऑब्जेक्ट डाले क्या, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट का ही वॉल्यूम चाहिए। इसे मान लो कुछ भी मिलीलीटर पानी होगा, अब जो ऑब्जेक्ट का मेजर करना है कि कितना जगह घेरता है, हम क्या किए, उस ऑब्जेक्ट को लटका दिए धागा से, डुबा दिए पूरा। डुबाने के बाद से देखिए इसका लेवल राइज कर गया, क्योंकि जानते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है आगे जाके, कि कोई भी चीज़ को जैसे पानी में डुबाते हो तो पानी का लेवल राइज करता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप का हो, उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे, पहले से जो वॉल्यूम होगा उसको देख लेंगे, उसका रीडिंग देख लेंगे कितना पे है, उस ऑब्जेक्ट को डिवाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, दोनों वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का निकलेगा। वो ये शरण। डेंसिटी मतलब होता है भारीपन, कौन कितना भारी है, हल्का है। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। विच वे मोर, ए टन ऑफ फीदर्स और टन ऑफ ब्रिक्स। अच्छा ये बताइए, आपको किसका वजन ज़्यादा लगेगा। पंख जो है, 1 टन पंख है, पंख कबूतर का पंख है, मोर का पंख है, उसके एक बोरा में 1 टन है, मतलब 20 kg है कबूतर का पंख, और 20 kg का मान लो कि ईंटा है, ईंट है, कौन ज़्यादा भारी लगेगा। क्यों, डेंसिटी। क्या डेंसिटी। तुम्हारे पास जो फीदर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। रुई 50 किलो का आसानी से कोई धकेल के गिरा देगा, लेकिन पत्थर आदमी से उठता नहीं है। आइए, दिस ओल्ड रिडल्स प्लेज, ये जो बहुत पुराना बात था, ये पहली प्लेज विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन मास एंड डेंसिटी, ये बताता है क्या अंतर है मास और डेंसिटी का। ब्रिक्स हैव मच मोर ग्रेटर डेंसिटी देन फीदर्स। आप अभी क्यों बोल दिए कि ईंटा ज़्यादा भारी है पंख से, एंड सो वी आर टेम्प्टेड टू थिंक ऑफ देम एज हैवियर, और हम लोग इसीलिए उसको भारी मानते हैं। हेयर द मासेस ऑफ द फीदर्स एंड ब्रिक्स आर द सेम, जबकि मास तो दोनों का सेम है। उसको भी 5 किलो ली, इसको भी 5 किलो ली, उसको 50 किलो ले सकते हैं, उसको 50 किलो, दोनों का मास तो सेम है। हल्का क्यों लग रहा है फीदर, बट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द फीदर इज मच ग्रेटर। जो वॉल्यूम है स्पेस घेरने का, फीदर ज़्यादा स्पेस घेर रहा है, सिंस देयर डेंसिटी इज मच ग्रेटर। जितना ज़्यादा स्पेस घेरेगा ना कोई चीज़, उतना डेंसिटी उसका। एग्जाम्पल, इस रूम में हम लोग कितना आदमी हैं, 5 आदमी।
इस समय से इस रूम से पूरा चीज़ खाली कर दो, तुम अकेला रहो, इसका डेंसिटी रूम का बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि तुम अकेला इसे बहुत कम जगह घेरेगा, इसका डेंसिटी तुम्हारा डेंसिटी। अगर इस रूम में कितना आदमी, 75 आदमी घुसा दो और एक ही रूम में, डेंसिटी ज़्यादा आदमी ज़्यादा जगह घेरेगा, डेंसिटी राइट। कोई दिक्कत? डेंसिटी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है मैटर का, यानी कोई भी मैटर होता है ना, उसका गुण है, मतलब उसका पहचान है कि भाई उसके पास डेंसिटी होगा कुछ ना कुछ। इट इज़ क्रूशियल फॉर एग्जांपल इन डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट सिंक्स और फ्लोट इन फ्लूइड। आपको डिटरमाइन करना है कि कोई चीज़ पानी में डूबता है कि नहीं या तैरता है। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में हेल्प आइडेंटिफाई इट्स कंपोजिशन। तो डेंसिटी से आप पता लगा सकते हैं। डेंसिटी गोल्ड फॉर एग्जाम्पल इज अबाउट 2.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ आयरन। मतलब गोल्ड का डेंसिटी 2.5 टाइम्स होता है आयरन से, यानी गोल्ड ज़्यादा डेंस होता है, गोल्ड का डेंसिटी आयरन से ज़्यादा होता है, विच इज़ अबाउट 2.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ एलुमिनियम। और आयरन जो 2.5 डेंसिटी होता है एलुमिनियम का। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो क्या लिखा है, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड फॉर एग्जाम्पल इज अबाउट 2.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ आयरन। डेंसिटी ऑफ आयरन के 2.5 गुना होता है, समझ में आ रहा ना। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला पूछें तो क्या होगा, अब बताओ, जो ज़्यादा जगह घेरता है, नीचे वाला वैल्यू बढ़ा दोगे तो टोटल वैल्यू तो कम जाएगा ना। तो डेंसिटी भी कम जाएगा। अगर नीचे वाला वैल्यू बहुत कम कर दो तो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा ना। तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, राइट। चलिए, ऐसा यूनिट जो होता है डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब होता है। केजी पर मीटर क्यूब को ऐसे लिखते हैं, केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। इसी को ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, केजी पर मीटर या केजी पर मीटर क्यूब, राइट। द metric system was originally devised so that water would have a density of 1 gram per centimeter cube। मतलब बोला गया कि पानी का जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि लगभग 1000 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये डेंसिटी का मेजरिंग है कि इतना डेंसिटी होता है। आप इसी चीज़ों को बता सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें हैं जिसका डेंसिटी दिया गया है। देखिए, एयर जो है मटेरियल है ना, इसका डेंसिटी 1.20 होता है ग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1.20 केजी पर मीटर। एल्युमिनियम का 2700 केजी पर मीटर, बेंजीन 900 केजी पर मीटर क्यूब। ये सब कंपाउंड्स हैं, तत्व है, सब्सटेंसेस है, राइट। आइस, आयरन, मरकरी सबका दिया है डेंसिटी। तुम देख रहे हो मरकरी का डेंसिटी 13600 है। अच्छा, पानी का डेंसिटी कितना है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये 13000। कौन ज़्यादा भारी, मरकरी की पानी? मरकरी। तो पानी के अंदर मरकरी डूबेगा कि मरकरी के अंदर पानी? एक बार में बोलना, पानी के अंदर मरकरी डूबेगा कि मरकरी के अंदर पानी? हाँ, पानी के अंदर मरकरी। भाई भारी कौन, मरकरी की पानी? डूबेगा कौन, किसके अंदर? पानी के अंदर। कॉमन सेंस की बात, जो हल्का होता है वो तैरता नहीं। अच्छा, भारी वाला तैरने लगता है ना। अच्छा बताओ, तेल पानी के ऊपर तैरता है कि नहीं? यानी तेल का डेंसिटी कम होगा, किससे? पानी से। कॉमन सेंस की बात है, समझ में आ गया। देखिए, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जो है सॉलिड का मेजरमेंट करते हैं डेंसिटी का। इट इज़ कम्प्लीटली इजी टू फाइंड डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड। आप देखिए, रेगुलर सॉलिड की डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम फार्मूला लगा। वी फर्स्ट मेजर द मास, हम लोग मेजर करते हैं मास वॉल्यूम सॉलिड का और डिवाइड कर देते हैं दोनों को। टू फाइंड द डेंसिटी, डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास जो है ऑब्जेक्ट का कैन बी इजीली मेजर्ड यूजिंग ए बीम बैलेंस। मास कैसे निकालते हैं? बीम तराजू से माप कर लीजिए। टू कैलकुलेट द वॉल्यूम रेगुलर शेप का, आपके पास डायमेंशन पता रहता है, फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इन केस इरेगुलर सॉलिड में आप देख रहे कि मेजरिंग डेंसिटी इज ए बिट टीडियस वर्क, थोड़ा सा लेंदी वर्क है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है इरेगुलर शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए। वी कैन मेजर द डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स लाइक ए स्टोन और ए ब्लॉक ऑफ वुड और ए की बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर से ही हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके रख के वॉल्यूम कितना राइज किया, दोनों को डिफरेंस करके निकाल सकते हैं। मेजरिंग सिलेंडर देखो, ये मेजरिंग सिलेंडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेबोरेटरी में रहता है। ये सिलेंडर शेप में, सिलेंडर के शेप में होता है एंड हैज़ मार्किंग ऑन इट, इस पर मार्क लिखा रहता है।
टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का मेजर करने के लिए वॉल्यूम के लिखा रहता है मार्क। वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड, अलग अलग सॉलिड का मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम हम यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर, इस मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके। इस मेथड में वाटर, पानी डाल दिया जाता है सिलेंडर के अंदर, रीडिंग को ले लिया जाता है कि मान लो V1 लीटर हम पानी डाल दिए, फिर उसको लटका दिया जाता है उस ऑब्जेक्ट को, फिर वॉल्यूम कितना राइज किया उस दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। टाई ए थ्रेड टू इरेगुलर शेप्ड सॉलिड बॉडी ऑब्जेक्ट, कहता है कि आप एक धागा से इरेगुलर बॉडी जो है उसमें उसको बांध दीजिए। इमर्स द ऑब्जेक्ट, डुबा दीजिए कंप्लीटली, इमर्स मतलब डुबाना, ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पूरा डुबा दीजिए। दिस विल रिजल्ट इन द चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, इसमें वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। नोट द रीडिंग, नोट कीजिए रीडिंग कितना, V2 लीटर है, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, V2 माइनस V1 दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। अब वॉल्यूम निकल गया, इसका मास तो पता ही था, डेंसिटी का मास नोट वॉल्यूम, आंसर लगा दे। यस नोट, कोई दिक्कत। डेंसिटी फ्लूइड का, फ्लूइड मतलब दुनिया का हर वो चीज़ जो बह सके उसको फ्लूइड कहते हैं। हवा भी बहता है और पानी भी बहता है, दोनों फ्लूइड कहलाता है, उसका डेंसिटी मेजर करने जा रहे हैं। लिक्विड और गैसेस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, बताए थे। लिक्विड भी फ्लूइड होता है और गैस भी। हम जानते हैं सॉलिड्स डेंस होता है कंपेयर टू लिक्विड्स। तुम ही बताओ किसका डेंसिटी ज़्यादा है, लिक्विड का कि सॉलिड का? एंड लिक्विड आर डेंसर एज कम्पेयर टू गैस। अब गैस और लिक्विड में कौन भारी? तो ज़्यादा डेंसिटी किसका? दिस इज बिकॉज द एटम्स इन ए सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है, क्या है? सॉलिड है, उसका एटम्स बहुत नज़दीक होता है, मतलब जिस पार्टिकल से बना है उसका पार्टिकल सॉलिड के अंदर बहुत नज़दीक होता है और बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ बंधा रहता है। लिक्विड में जो पार्टिकल होता है थोड़ा सा दूर रहता है और गैस में जो पार्टिकल रहता है वो थोड़ा ज़्यादा दूर रहता है। समझ में आ गया? यस सर। दो इन लिक्विड्स आर कंप्लीटली मोबाइल। मोबाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, मोबाइल का मतलब फोन लगाना, मोबाइल का मतलब दूर। क्या होता है? दूर। रिमोट का मतलब होता है एक ऐसा दूरी, रिमोट का मतलब होता है एक ऐसा दूरी जिस दूरी तक हम चीज़ों को कमांड कर सकते हैं। इसलिए तुम रिमोट को देखता होगा कि डिस्टेंस से ही रिमोट को टिप देते हैं, वो रिमोट काम करने लगता है, ऐसा होता है ना? इसलिए उसको रिमोट कहा गया है। कहा जाता है कि हम लोग रिमोट डिस्टेंस तक जा सकते हैं, मतलब एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी एरिया तक जा सकते हैं जहाँ तक हमारा पहुँच हो, जहाँ तक जाने का कैपेसिटी हो। कभी कभी रिमोट दूर से टिपते हो तो काम नहीं करता है, तो नज़दीक में आकर देखते हो, वैसे करना पड़ता है, राइट? इसका मतलब है कि उस रिमोट का कैपेसिटी ज़्यादा दूर तक नहीं। रिमोट एरिया का मतलब होता है आस पड़ोस, जहाँ तक मतलब अपना कैपेसिटी हो, अपना रेंज हो, अपना क्षेत्र हो। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। आगे जाके पढ़िएगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब होता है मूवमेंट। जैसे क्या कह रहा है, देखो वापस से देखो, कहता है एटम्स जो होता है सॉलिड का वो टाइटली पैक होता है, ये बताया है। दोज इन लिक्विड्स, लिक्विड से ज़्यादा टाइटली पैक होता है, किसमें? सॉलिड में। आर कंप्लीटली मोबाइल एंड दोज इन वंस इन गैसेस आर फ्री टू मूव रैंडमली। मोबाइल एंड दोज एंड द वंस इन गैसेस आर फ्री टू मूव रैंडमली। मोबाइल का मतलब थोड़ा दूर होता है, किसमें? लिक्विड में, और गैस में तो ज़्यादा ही दूर होता है। मेटल्स एंड स्टोन्स आर वेरी डेंस। मेटल्स धातु और पत्थर बहुत ज़्यादा घना होता है, डेंस होता है। डेंस मटेरियल हैवी होता है, हार्ड होता है। मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का डेंसिटी मेजर करने जा रहे हैं हमको। मेजर करना है डेंसिटी गैस का। एक फ्लैस्क ले लीजिए, फ्लैस्क मतलब एक परखनली ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, कंटेनर ले लीजिए, ठीक, शीशा का, जिसका वॉल्यूम आपको नोन है, मान लीजिए उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब रख सकते हैं। यूजिंग अ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है? एक ऐसा पंप जिसके अंदर सक्शन होता है, वो वैक्यूम मतलब अंदर एयर वाले, इसमें वैक्यूम पंप लगा दो, इसके अंदर सारा एयर खींच लेगा, इसके अंदर एयर भी नहीं रहने देगा वो, ठीक है? समझ में आ गया? तो कहता है देखिए, नाउ यूजिंग वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप की सहायता से रिमूव ऑल द एयर फ्रॉम दिस फ्लैस्क। इस वैक्यूम पंप से सारा अंदर का हवा निकाल देते हैं। एक वैक्यूम पंप जो है घर वगैरह में डस्ट वगैरह क्लीन करने के लिए भी आता है, उसको दिखाएंगे। देन मेजर द मास ऑफ दिस फ्लैस्क। अब उसके बाद उस फ्लैस्क का मास मेजर कर लेंगे। पहले अंदर से वैक्यूम हवा निकाल के वैक्यूम कर देंगे। वैक्यूम क्या होता है? एक ऐसा स्पेस जहाँ एयर भी ना हो, उससे फिर क्या मेजर करेंगे। लेट द मास, मान लीजिए उस फ्लैस्क का मतलब उस शीशा का ट्यूब का मास m1 है, m1 मतलब मान कितना भी kg हो। देन फिल द फ्लैश विथ गैस। अब उस फ्लैश में गैस भर दीजिए, क्योंकि एयर तो निकाल दिया आप, गैस भरिए। डेंसिटी नीड्स टू बी मेजर, जिस गैस का भी डेंसिटी निकालना है उसको मेजर कीजिए। देन मेजर द मास ऑफ दिस फ्लैश अगैन। फिर अब भर दिए गैस, अब उसको बंद करके अब फिर उस पूरे को माप दीजिए। लेट मान लीजिए m2 हो गया। अब देखो
डेंसिटी कैसे निकलता है, मास बाई वॉल्यूम। मास उसका कैसे निकलेगा, पहले मास था m1, बाद में हुआ m2, दोनों का डिफरेंस लेके वॉल्यूम v से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, राइट। कोई दिक्कत। मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आप देखिए लिक्विड का डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे। टेक एक ग्रेजुएट सिलेंडर ले लीजिए, मास सिलेंडर का मान लेते हैं, जो भी होगा देख लीजिए। सपोज दैट m1 मास हो गया। अब फिल करेंगे सिलेंडर को, जिस लिक्विड को मेजर करना है ना। मान लेते v वॉल्यूम जो है उस लिक्विड का है। अगेन फिर जब भर दिए उस लिक्विड का, फिर से मेजर कर लेंगे वापस से फॉर्मूला m1 m2 मास, मतलब फिल करेंगे फिर मास मेजर करेंगे। बिना फिल किए हुए लिक्विड को मेजर करेंगे सिलेंडर को, फिर उस लिक्विड को भर के फिर फिल करेंगे, मतलब मेजर करेंगे सिलेंडर को। अब दोनों का मास हो गया m2 m1, दोनों का डिफरेंस बाय वॉल्यूम, आंसर, राइट। मेजरिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग डेंसिटी बोतल। अब एक डेंसिटी बोतल भी होता है, उससे भी मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए स्पेशल बोतल, जिसको डेंसिटी बोतल कहते हैं। स्पेशल बोतल भी आता है, उससे भी मेजर कर सकते हैं। देखिएगा कैसे डेंसिटी बोतल से मेजर कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, राइट। डेंसिटी बोतल एक स्मॉल ग्लास बोतल है जिसके पास स्टॉपर होता है। स्टॉपर का मतलब होता है ये रोक देता है, इसे भर रहे हैं, जैसे रोकना हो रोक देंगे। हैविंग ए फाइन कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब होता है, पतला ट्यूब होता है जिसके अंदर इनलेट होता है, जिसके अंदर कुछ डाल सकते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटी होता है इसका, इसके पास कैपेसिटी है जितना ही मेजर करना है। इस सब हर तरह ग्लास आता है, ये बोतल डेंसिटी बोतल आता है, इसमें जितना भी लिखा होगा उतना ही मेजर कर सकता है। विच इज जनरली मार्क्ड ऑन द वॉल ऑफ द बॉटल, इसके ऊपर लिखा रहता है कि भाई ये कितना मेजर कर सकता है। व्हेन द बॉटल इज कम्प्लीटली फिल्ड, जब बॉटल पूरा भरा रहता है लिक्विड से, स्टॉपर इज इंसर्टेड, स्टॉपर डाल दीजिए, अब लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। ये बाहर और लिक्विड डाल नहीं सकते, एक्सेस लिक्विड अगर रहेगा इसके अंदर तो बाहर आ जाएगा, स्टॉपर के ऊपर आ जाएगा कैपिलरी ट्यूब्स के माध्यम से। दिस इंश्योर, इससे पता चल जाएगा कि इसका फिक्स वॉल्यूम है, और उससे पता चल जाएगा कि कितना लिक्विड इसके अंदर है, या लिक्विड है और कितना उसका डेंसिटी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी, कौन कौन चीज़ें डेंसिटी पे प्रभाव डालता है। टेम्परेचर, डेंसिटी जो सब्सटेंस का डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन इट्स मास एंड वॉल्यूम। तो तुम देखो डेंसिटी है, क्या होता है, मास बाय, मास बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे टोटल घटेगा, डेंसिटी तो मास और वॉल्यूम पे तो डिपेंड करता है ये डेंसिटी। अगर इफ एनी ऑफ द टू फैक्टर्स चेंजेस देन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस आल्सो चेंजेस, इसमें से कुछ ही बदलता है तो डेंसिटी भी बदलता है। एज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर भी सब्सटेंस का बढ़ाते हैं तो एटम्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग एज फार अपार्ट। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये सॉलिड है, इसका एटम्स नज़दीक नज़दीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो एटम्स है वो एनर्जी लेता है और ये दूर दूर जाता है। अच्छा बताओ, कोई चीज़ जब दूर जाएगा तो उसका डेंसिटी दूर जाएगा तो नज़दीक तो रहेगा नहीं, तो इसका डेंसिटी कमेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कमता है। दिस लीड्स टू राइज इन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम सब्सटेंस का बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा टोटल डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी, वाइल द मास रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन मास सेम रहेगा, ठीक। फॉर ए सब्सटेंस हैविंग फिक्स मास, अगर मास फिक्स है डेंसिटी विल चेंज, डेंसिटी चेंज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम सब्सटेंस का चेंज करेगा, ई फिक्स है, ये चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। इट मीन्स दैट वॉल्यूम जो है फिक्स्ड मास का सब्सटेंस का डिक्रीज कराएंगे, अगर ये कमेगा तो ये टोटल बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा, तो देखो लिखा डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, राइट। वेयर एज इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेज, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये टोटल घटेगा, तो ये भी घटेगा, ठीक है। इस डेंसिटी विल डिक्रीज, समझ में आ रहा है। सॉलिड्स डू नॉट अंडरगो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन, कोई अगर सॉलिड चीज़ है तो उसको बार बार खींच तीर, ईटा को ऐसा है खींच के बड़ा कर दे फिर छोटा कर दे, तो जो सॉलिड चीज़ होता है वो बार बार बढ़ घट नहीं करता है, न एक्सपेंड करता है न कॉन्ट्रैक्ट करता है टेम्परेचर की वजह से। ऐसा है क्या, धूप हुआ तो ईटा लंबर गया और ठंडा हुआ तो ईटा सिकुड़ गया। एज ए रिजल्ट देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उस केस में वॉल्यूम बदलता नहीं है। हीट करने पर कोई लगभग
डेंसिटी बदलता नहीं है। हाउएवर इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस, ये सॉलिड का बात था, लेकिन लिक्विड और गैस में ठंडा करोगे तो लिक्विड नज़दीक हो जाएगा, गर्म करोगे तो लिक्विड, गैस को गर्म करोगे तो लिक्विड गायब हो जाएगा, ठंडा करोगे तो नज़दीक होगा। उस केस में इफेक्ट देयर इज ए लार्ज चेंज इन वॉल्यूम में बदलाव हो जाएगा, बहुत बदलाव होगा। इवन विथ स्मॉल चेंज टेम्परेचर हल्का बढ़ाए घटाए तब भी बदलाव हो जाएगा डेंसिटी में। एज रिजल्ट जब लिक्विड और गैस को गर्म करोगे तो डेंसिटी घटने लगेगा। क्यों? लिक्विड और गैस का जब बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो टोटल घटेगा, डेंसिटी भी घटेगा। एंड व्हेन कूल जब ठंडा करोगे डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम जाएगा, ये कमेगा तो टोटल बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। राइट। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ दिस डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड और गैसेस सेट अप कन्वेक्शन करंट इन देम। अच्छा, ये जो अंतर होता है किसका? अलग अलग लेयर्स का, लिक्विड का, है ना? डेंसिटी का लेयर जो है, मतलब मान लो कभी डेंसिटी कम रहता है, कभी डेंसिटी ज़्यादा रहता है, और गैसेस लिक्विड का या गैसेस का सेट अप कन्वेक्शन करंट्स इन देम, उसके अंदर कन्वेक्शन करंट क्रिएट कर देता है। मतलब डेंसिटी में बदलाव होने की वजह से करंट जनरेट होता है, जिसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। मतलब कभी डेंसिटी एक लिक्विड का ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उससे कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है। क्या होता है ये बाद में बताना। प्रेशर क्या होता है? मान लो तो अपना उंगली रखो यहाँ पे, देखना ध्यान से। दर्द महसूस हो रहा है? और आगे करो बाबू। दर्द महसूस हो रहा है? नहीं ना? महसूस हुआ? दर्द हुआ? ज़्यादा कि कम? इसमें इसमें ज़्यादा दर्द हुआ? दर्द हुआ? देखिए ध्यान से, प्रेशर के बारे में देखते हैं। सॉलिड्स के पास टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, कोई भी सॉलिड टाइटली पैक रहता है, यस सर। एनहेंस इनकम्प्रेसिबल, तो उसको दबा नहीं सकते। तो चेंज इन द प्रेशर ऑफ सॉलिड, दस द चेंज जो होगा प्रेशर का सॉलिड के अंदर विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द डेंसिटी, तो कितनों दबाएंगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डेंसिटी कुछ बदलेगा नहीं। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ गैस, अगर गैस है, एटम्स जो है सब्सटेंस का लाइफ फार अपार्ट एंड दस गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तुम जानते हो गैस में जो एटम रहता है दूर दूर रहता है, उसको दबा के नज़दीक कर सकते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर नॉर्मल है, प्रेशर को बढ़ाएंगे मतलब गैस को नज़दीक रखेंगे तो दो एटम्स ऑफ गैसेस कम क्लोजर, तो गैस क्या होगा? नज़दीक आएगा। एंड देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो दूर था, कम हो गया, वॉल्यूम छोटा जगह पे आने लगा। पहले स्पेस ज़्यादा घेर रहा था, अब कम स्पेस घेर रहा है, कम स्पेस यानी कम वॉल्यूम। इन दिस केस डेंसिटी जो है सब्सटेंस का वो चेंज होगा क्योंकि वॉल्यूम में बदलाव हुआ है, राइट। यस सर। बड़ा इंपॉर्टेंट है VVI। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। रिलेटिव की बात जब भी आती है ना, रिलेटिव की बात जब भी आती है तो याद रखना एक चीज़ नहीं होगा, दो होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? कोई चीज़ का डेंसिटी है, किसी के कंपेयर में रिलेट कर रहा है कि मेरा ज़्यादा है कि कम, राइट। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालने जा रहे हैं तो उस सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में चेक करना होता है? वाटर के रिस्पेक्ट में। और वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg/m³ होता है ना। तो मान लो कोई सब्सटेंस है, तेल है, उस तेल का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो पहले वाटर के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। यस सर। हर केस में हाँ वाटर के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में यही है। आइए, रिलेटिव डेंसिटी मान लो कोई सब्सटेंस का निकालना है, किसी भी चीज़ का, तो आप डेंसिटी उस सब्सटेंस का निकाल लीजिए और डेंसिटी वाटर का आपको पता है, दोनों का डिवाइड आंसर। यस सर। यस सर। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी सब्सटेंस का निकलेगा तो डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास उस सब्सटेंस का अपन वॉल्यूम उस सब्सटेंस का, ठीक है। यस सर। मास उस सब्सटेंस का अपन वॉल्यूम उस सब्सटेंस का, ये हो गया इसके लिए, सब्सटेंस के लिए, यस सर। डिवाइडेड बाय डेंसिटी, फिर मास वाटर का वॉल्यूम वाटर का। अभी जानते हो ऐसा होता है तो हम मास सब्सटेंस का वॉल्यूम सब्सटेंस का इनटू यानी ऊपर चला जाता है, वॉल्यूम वाटर का मास वाटर का। देखो मास सब्सटेंस वॉल्यूम सब्सटेंस वॉल्यूम वाटर मास वाटर, आ गया ना फॉर्मूला? समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? यही आंसर है, कोई तकलीफ? नो सर। नाउ इफ वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एंड वाटर, अगर मान लो सब्सटेंस का भी और वाटर का भी दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले लिए तो वॉल्यूम
हट जाएगा। तो सीधे मास पे डिपेंड करेगा। तो एक काम कीजिए, मास उस सब्सटेंस का कितना है, मास वाटर का कितना है, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सीधे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। आंसर कब, जब दोनों का वॉल्यूम सेम हो। कोई दिक्कत। नो सर। दिस रिलेशन गिव्स अस फॉलोइंग डेफिनेशन, क्या कि रिलेटिव डेंसिटी जो है सब्सटेंस का वो रेशियो होता है। रेशियो पता है ना, ऊपर नीचे रेशियो कहते हैं, 3/4 या 3:4 इसको रेशियो ही कहते हैं। रेशियो होता है मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, उतना ही वाटर लेंगे, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यस सर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जो है सब्सटेंस का रिलेटिव टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वाटर की इक्वल वॉल्यूम के बराबर ले लेते हैं, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। अच्छा, कितना टेम्परेचर पर लेना है इसको, टेम्परेचर हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसको अभी याद रखिए, अभी से लेकर के आगे आने वाले 7-8 साल तक आप इसको याद रखिएगा, इसका यूज होगा। जो कोई पूछेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लेना है रिलेटिव डेंसिटी किसका, कोई भी सब्सटेंस का वाटर कंपेयर में, तो बोलना 4 डिग्री सेल्सियस, कितना 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी है, रेशियो होता है दो सिमिलर क्वांटिटी का, यानी मास का, जिसके मास है तो मास का कोई यूनिट, क्योंकि मास दोनों का सेम ना है, मतलब मास होगा तो केजी होगा, केजी कट जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी जो है ये प्योर नंबर होता है, इसका कोई यूनिट, जैसे मान लो कि ऊपर भी मास है, केजी में होगा, इधर भी केजी, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है सब्सटेंस एक्सप्रेस हैवीनेस। रिलेटिव डेंसिटी बताता है कि कौन चीज़ किसके रिस्पेक्ट में भारी है कि नहीं। जैसे इन कंपेरिजन ऑफ वाटर, वाटर के कंपेयर में बताता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आयरन, लोहा का रिलेटिव डेंसिटी 7.1 है, इसका मतलब लोहा 7.8 टाइम्स ज़्यादा भारी है किस, वाटर से, ठीक है। यस सर। दिक्कत। नो सर। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है सब्सटेंस का वो एक नंबर होता है जो बताता है कि कौन सब्सटेंस कितना गुना किसी सब्सटेंस से भारी है, मतलब पानी से भारी है ना। यस सर। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, वाटर का 1 है, यानी वाटर तो वाटर के रिस्पेक्ट में एक ही गुना होगा। यस सर। अनदर टर्म यूज फॉर रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत। नो सर। आगे का प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो मास यूनिट वॉल्यूम होता है सब्सटेंस का, मेजर करते हैं केजी पर से मीटर क्यूब, 1 केजी से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी यूनिक होता है हर बॉडी के लिए, अलग अलग बॉडी का अलग अलग डेंसिटी होता है। रिलेटिव डेंसिटी जानते हो, डेंसिटी होता है वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव डेंसिटी होता है सब्सटेंस का वाटर के रिस्पेक्ट में, और इसको निकालना पड़ता है फॉर्मूला से, राइट। यस सर। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। कौन चीज़ कैसे तैरता है और कौन चीज़ कैसे डूबता है, या डूबने वाला कॉन्सेप्ट क्या है और तैरने वाला कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तैरना और डूबना। यू नो दैट सब्सटेंस दैट आर लेस डेंस, तुम जानते हो कि जो सब्सटेंस कम घना होता है वो तैरने लगता है पानी पे, बात सही है। यस सर। वाइल दो सब्सटेंस जो डेंस होता है पानी से ज़्यादा घना होगा वो डूब जाएगा। यस सर। तो हम लोग कह सकते हैं कि सब्सटेंस जो फ्लोट करता है लिक्विड के ऊपर पक्का उसका डेंसिटी वाटर से कम होगा, यस सर। और जो सब्सटेंस डूबता है उसका डेंसिटी पक्का लिक्विड से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, क्ले, मिट्टी विल ऑलवेज सिंक, हमेशा डूब जाता है पानी में क्योंकि वो डेंस ज़्यादा है वाटर से। अदर हैंड कॉर्क जो खेलते हैं वो पानी पे तैरता है, इसका मतलब वो पानी से है ना। यस सर। ठीक है ना। कॉर्क और वुड भी, लकड़ी भी पानी पे तैरता है क्योंकि पानी से वो कम है ना, यानी उसका डेंसिटी कम है। किससे? पानी से। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, देखिए तैरने का क्या सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन वाज गिवन बाय ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज। अभी कुछ देर पहले बताए थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है। ये जो तैरने का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन बताया था? आर्किमिडीज। अकॉर्डिंग टू इस सिद्धांत के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट जो पार्शियली मतलब आधा या पूरा डूबा रहता है फ्लूइड के अंदर एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कहता है दुनिया का कोई भी चीज़ या तो आधा डूबा रहे या पानी के ऊपर, पानी के अंदर पूरा डूबा रहे, तो वो नीचे से पानी के अंदर से एक ऊपर की तरफ फोर्स फील करता है, अपवर्ड फोर्स फील करता है। वो फोर्स कितना होता है? जितना आप पानी के अंदर उस चीज़ को डुबाइएगा उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ वो लगाता। दिस अपवर्ड फोर्स, वो जो पानी नीचे से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है फोर्स, उस अपवर्ड फोर्स को यानी पानी ऊपर की तरफ जितना डुबाए हैं उस चीज़ को उसके ऊपर लगता है ऊपर की तरफ, उस अपवर्ड फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं। बॉयंट फोर्स कहते हैं, अप थ्रस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए
कहता है दिस फोर्स हैज ए टेंडेंसी टू पुश द ऑब्जेक्ट अपवर्ड। वो जो फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगता है उसके पास इतना टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि वो नीचे वाला चीज़ को ऊपर पुश कर देता है। किया कि नहीं? Yes, sir. नाउ इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्लूइड, अगर वो ऑब्जेक्ट जो डुबा रहे हैं Yes. उसका वजन कुछ ना कुछ होगा। Yes, sir. प्लेस्ड इन अ फ्लूइड इज ग्रेटर देन द बॉइंट फोर्स देन इट विल सिंक। अगर उस ऑब्जेक्ट को जिसको डुबा रहे हैं उसका वजन पानी के बॉइंट फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो डूब जाएगा। ठीक है? Yes, sir. नहीं समझ? वापस मान लो कि हम चीज़ों को डुबा रहे हैं, Yes. तो जैसे बोतल को डुबाए, बाहर निकल गया, इसके अंदर बॉइंट फोर्स ज़्यादा लग गया, Yes. बोतल को तैरा दिया। अगर बोतल डूब गया इसका मतलब बोतल का फोर्स बॉइंट फोर्स से ज़्यादा होगा, राइट? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. इफ़ इट्स वेट इज इक्वल टू और लेस देन पॉइंट फोर देन इट विल फ्लोट। अगर वेट बराबर हो या कम हो तो तैरेगा, ज़्यादा भी डूब जाएगा, बराबर हो और कम हो तो। तैरेगा। सब एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन, आइसबर्ग फ्लोट्स ऑन सी वाटर। तुम देखते हो कि आइस जो है बड़ा बड़ा समुद्र का जो जिसमें आज बर्फ जम जाता है फिर बर्फ पिघलता है, तो ये बड़ा बड़ा चट्टान जो है आइस का समुद्र में तैरते रहता है। इसका मतलब इसका डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है या बराबर हो सकता है, डेंसिटी कम होता है। ठीक, वाटर शोज दैट एनामलस बिहेवियर, पानी एनामलस बिहेवियर शो करता है, मतलब एट डेंसिटी इज मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस। अभी देखे थे कि पानी का मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। डेंसिटी जो है आइस का इज लेस देन वाटर, आइस का डेंसिटी पानी से कम होता है। लार्ज पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, बड़ा बड़ा चट्टान भी आइस का होता है ना, वो भी पानी के ऊपर तैरता है, जिसको आइसबर्ग कहते हैं। द डेंसिटी ऑफ आइस इज इतना 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, थोड़ा सा कम होता है वो सी वाटर से, जो कि इतना होता है। देखो डेंसिटी किसका ज़्यादा है? सी वाटर का। आइस का कम है तो तैर रहा है, आइसबर्ग फ्लोट करता है सी वाटर पे। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैक्स फ्लोट ऑन वाटर, जो चीज़ मोम से बनता है वो पानी पे तैरता है, क्योंकि डेंसिटी जो होता है कैंडल वैक्स का, मोम का, वो 0.93 होता है और वाटर का ज़्यादा होता है, इसलिए वो तैरता है। इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर। पानी की नदी में तैरना आसान है, नदी में डूब जाओगे, लेकिन समुद्र में डूबोगे, ये डूबोगे तो लेट से डूबोगे। कैसे? सी वाटर के पास लॉट्स ऑफ सॉल्ट होता है, समुद्र के पानी में नमक ज़्यादा होता है, इसलिए सी वाटर डेंसिटी इसका ज़्यादा होता है रिवर वाटर से, इसलिए आसान होता है समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा। एक पता है तुमको डेड सी इसको नाम है, एक डेड सी नाम है, उसमें सॉल्ट का वाटर इतना ज़्यादा है कि तुम उसको कूदने का प्रयास, डूबने का प्रयास करोगे वो बाहर फेंक देगा, डूबे नहीं करोगे। दिखा देते हैं, एक डेड सी है, तो जैसे कूदोगे तुम कि हम मर जाएंगे, डूबेंगे तो तुम डूबने नहीं देगा, तो बाहर नहीं डूबने निकाल देगा बाहर, समझ रहे हो? दिखाते हैं। ए शिप लोडेड विथ कार्गो सबमर्ज मोर इन रिवर वाटर देन इन सी वाटर। कहता है अगर मान लीजिए एक बड़ा जहाज होता है, उस बड़ा जहाज में बहुत सारा सामान लदा रहता है, पानी में डूब सकता है वो, लेकिन समुद्र में डूबता। शिप्स आर मेड ऑफ मेटल से बनता है, स्टील एल्युमिनियम अलॉय से, जो डेंसर होता है वाटर से, लेकिन उसके अंदर तो स्पेस बहुत होता है ना, एंड एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होता है जो हवा से भरा जाता है, और हवा का डेंसिटी कम होता है, इसीलिए शिप वगैरह डूबता। जो शिप बनता है तो शिप के अंदर ऊपर स्पेस भी रहता है ना, तो उसमें हवा भरा होता है, तो हवा का डेंसिटी वाटर से कम रहता है, तो शिप तो भारी ही रहता है, स्टील लोहा, लेकिन लोहा डूबता नहीं क्योंकि लोहा के अंदर हवा रहता है और हवा का डेंसिटी वाटर से कम है, तो क्या करता है पानी में तैरा देता, इसीलिए शिप वगैरह डूबता। समझ रहे हो? तो एवरेज डेंसिटी जो है लोअर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर से डेंसिटी कम हो जाता है। बड़ा जहाज का भी, हैवी जहाज का भी, क्योंकि हवा रहता है ना इसके साथ, समझ रहे हो? इसीलिए हाइड्रोजन बैलून्स राइज अप है, हाइड्रोजन बैलून जो होता है ना एयर में ऊपर चला जाता है। हाइड्रोजन फील्ड बैलून्स हैव लेसर डेंसिटी, इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस भरा जाता है ना उसका डेंसिटी कम हो जाता है, किससे? गैस से भी कम हो जाता है, तो और ऊपर चलते चला जाता है, उड़ने लगता है। राइट, ओके।